आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। हम कवर करने वाले हैं सितंबर साइंस एंड टेक मैगज़ीन का पोर्शन, और दिस इज़ गोइंग टू बी फन। और आई होप कि अभी तक जितनी लेक्चर्स आए हैं वो सारे आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। एंड आई बेग योर पार्डन फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रही है पीछे, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और थोड़ा सा अगर फिर भी नॉइज़ पीछे आ रहा हो तो आप ईयरफोन्स यूज़ करें, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट आर्टिकल है आदित्य L1 को लेके, जो सितंबर में लॉन्च हुआ था, 2 सितंबर। आदित्य L1 ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है सोलार मिशन की, एक सन के लिए जो स्टडी करने जा रही है इंडिया की तरफ से। तो इसकी ये एक खासियत है, ये याद रखिएगा फर्स्ट। और ये जहाँ पे जा रही है, जो इसका एड्रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहलाता है लैंग्रेंज पॉइंट 1। लैंग्रेंज पॉइंट 1 में ही क्यों जा रही है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें पेजेस ऐड कर लेता हूँ सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। जस्ट सेकेंड। तो ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जा रही है। और लैग्रेंज पॉइंट 1 के अलावा इसमें 7 पेलोड्स हैं जो स्टडी करेंगे फर्दर सन की। तो हमें इतना ज़्यादा उनके बारे में जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस फ्लाइट है फॉर द स्टडी ऑफ सन, और इसमें 7 पेलोड्स हैं, ये याद रखिए। और ये क्या स्टडी करेगा, ये कोरोनल मास इजेक्शन स्टडी करेगा। और ये याद करिए PYQ 2021 में सोलर स्टॉर्म को लेके क्वेश्चन आया था, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और क्या क्या उसके इफ़ेक्ट होंगे वो था। तो ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये कोरोनल मास इजेक्शन को देखेगा, सोलार फ्लेयर्स के बारे में स्टडी करेगा। सोलार फ्लेयर्स क्या होती हैं कि सोलार फ्लेयर्स इंटेंस बस्ट होते हैं रेडिएशन के, जो सन स्पॉट से आते हैं। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, सन स्पॉट्स कूल पैचेस होते हैं सन के सरफेस पे, जो कंपैरेटिवली बाकी एरियाज़ में जो सन के हैं उनके टेम्परेचर के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। इस वजह से वो डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, इसलिए इन्हें सन स्पॉट्स कहा जाता है। तो ये PSLV से पहुंचेगी ये फ़्लाइट, तो ये तो नॉर्मल है। और ये याद रखिएगा कि ये सन की लेयर्स को भी स्टडी करेगा। तो सन की लेयर्स आप कैसे याद रख सकते हो, कोरा को क्रोम, यानी कि कोर सन की, फिर उसके बाद रेडिएटिव जोन, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव जोन, ये लिखा हुआ है, यानी ये कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, और क्रोम यानी क्रोमोस्फेयर, आउटर मोस्ट पोर्शन। तो ऐसे आप याद रख पाओगे। अब बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट की। वो नीचे इसका डायग्राम भी है, बट वी विल ट्राई टू मेक आवर ओन। ये अर्थ है, यहाँ पर कहीं है आदित्य L1। खुद कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। तो ये 5 हैं, यहाँ पे आदित्य L1 है। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 में ही क्यों है, क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट 1 एक्चुअली में अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट है। बिकॉज अनस्टेबल में क्यों चाहिए, जबकि 4 और 5 स्टेबल जोन में है। ये 4 और 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। एक्चुअली अनस्टेबल में होने का ये फ़ायदा है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहेंगे तो आप मुझे कंपैरेटिवली बताओ कि कहाँ से इजी रहेगा मूव करवाना एक ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, अगर मैं यहाँ से इसे इस सरफेस से अलग ले जाना चाहूँ, जस्ट अ सेकेंड,
तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा कि वो पहले जाके यहाँ से मोमेंटम बना के तब जाके इस एरिया से बाहर जा पाएगा, और कंपैरिजन में यहाँ पे जो चीज़ रखी होगी वो थोड़े से भी फोर्स में अलग हो जाएगी। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 जो है वो एक्चुअली में अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने का ये फ़ायदा है कि जब हमें इस जगह से निकालना होगा आदित्य L1 को, तो बहुत ना के बराबर फ्यूल में हम अलग कर पाएंगे उसे। अदरवाइज़ अगर हम स्टेबल जगह पे रख देंगे, स्टेबल पॉइंट पे रख देंगे लैग्रेंज पॉइंट में, जैसे 4 और 5 है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके निकल पाएंगे, क्योंकि ये स्टेबल गोल्डीलॉक जोन्स, गोल्डीलॉक तो नहीं पर इन्हें स्टेबल पॉइंट्स कहलाते हैं, इस वजह से इनका एक इशू है। इस मिशन की यूनिकनेस क्या है? इस मिशन की यूनिकनेस ये है कि यूवी बैंड के पास में ये जो सोलार डिस्क है उसे स्टडी करेगा, फर्स्ट टाइम करने वाला है, और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एक्सेलरेशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन की, जो अभी हमने ऊपर देखा था, ये यहाँ पे लार्ज इरप्शंस मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है वो निकलता है कोरोना से, सन के। ये है ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस डिटेक्ट कोरोनल मास इजेक्शन, उसी से रिलेटेड है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम द लैग्रेंज पॉइंट आर द पोजिशन स्पेस वेयर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टेंड टू स्टे इफ पुट देयर। तो ये कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे रख सकते हो, अगर आप रखो और वो स्टेबल वहाँ पे रहता है, ये एक होता है। और 5 टाइप के पॉइंट हैं, तो अनस्टेबल पॉइंट है, यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है कि टेक लेस फ्यूल, अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट, और स्टेबल पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, ये है 4 और 5। तो ये एक फ़ायदा है लैग्रेंज पॉइंट का। और साथ में 1 पे रखने का ये भी है कि ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में है, तो जब ऑर्बिट करेगा तो अर्थ को भी अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएगा और सन को भी ऑब्ज़र्व कर पाएगा। तो ये है आदित्य L1 मिशन। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो है 7 पेलोड्स, और कोरोनल मास इजेक्शन को ये स्टडी करने वाला है, ये चीज़। लैग्रेंज पॉइंट 1 पे है, ये याद रखिएगा, ये कुछ चीज़। अब है टाइडल लॉकिंग, सेकेंड आर्टिकल। एज द सन राइजेज ऑन द मून, इसरो इज ट्राइंग टू वेक अप द प्रज्ञान एंड विक्रम लैंडर फ्रॉम लूनार नाइट, क्योंकि लूनार नाइट जो होती है वो 29 दिन की होती है, पूरी तरह से कंप्लीट होने में, सन की तरफ साइड में आने में, रोशनी वाले हिस्से में आने में पूरे 29 दिन लगते हैं मून को, तो वो लूनार नाइट कहलाती है वहाँ पे। तो बिकॉज जब सूरज दिन होता है मून पे, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है एट द टाइम ऑफ नाइट, विच इज़ कॉल्ड लूनार नाइट। तो इसे रीअवेक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और टाइडल लॉकिंग के बारे में बता रहे हैं। देखो, लूनार डे जो होता है वो मून को कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है ऑन इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन, जिस वजह से डे और नाइट होती है। तो अर्थ में एक्चुअली एक लूनार डे 2 हफ्ते का होता है अर्थ के कंपैरिजन में, और ये टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है कि डे टाइम में तो 120 डिग्री रहता है टेम्परेचर, और रात के समय हो जाता है 130 डिग्री माइनस, इतना ठंडा हो जाता है। तो ये एक इशू है, इसीलिए इन्हें स्लीप मोड में कर दिया गया था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को। और ये टाइडल लॉकिंग के बारे में जो आर्टिकल है वो है, टाइडल लॉकिंग का मतलब है कि सन जो अर्थ का एक फेस है, मान के चलिए ये मून है, इतना पोर्शन मून का अर्थ की तरफ है और अर्थ ये है। तो जब मून एक बार ऐसे सिंक्रोनाइज हो जाता है अर्थ के रिवॉल्यूशन से, कि जब भी हम देखते हैं तो हमें मून का एक ही हिस्सा दिखता है, जैसे हमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में दिखता है, हमने कंप्लीट किया था इसे दिसंबर वाली मैगजीन में। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हमें हमेशा जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हमें एक ही जगह पर क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो अर्थ के रोटेशन से लॉक हो चुकी हैं।
अर्थ जैसे रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, उसी सेम स्पीड पे वो रोटेट करती हैं। इस वजह से वो हमें एक ही जगह स्टेशनरी दिखाई देती हैं। वैसे ही ये टाइडल लॉकिंग के टाइम पे भी जो मून है ये भी ऐसे ही एक ही फेस इसका दिखता है, इस वजह से इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे की एक्सर्ट करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंस आ जाता है, उसके बारे में है। तो हमें सिर्फ एक ही साइड दिखती है मून की, नियर साइड और फार साइड के बारे में बताया हुआ है। फार साइड मून की वो हिस्सा है जो नए मून के समय पे दिखता है और जो कि हर फोर्टनाइट पे आती है वो। सो हमें टाइडल लॉकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वो हमें याद करना चाहिए। वो सिंक्रोनाइजेशन है और ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होती है एक दूसरे की, मून और अर्थ की। इस वजह से स्ट्रेच और डिस्टॉर्शन फील होता है हमें। और आपने स्प्रिंग टाइड वगैरह देखे होंगे, वो भी एक इसी का कारण है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ऑल द सोलर सिस्टम्स लार्ज मून्स आर टाइडली लॉक्ड विद देयर प्लैनेट्स। ये एक फैक्ट है यूनिवर्स का। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एक्चुअली ये काफ़ी इजी है, इसमें जितना दिखाया गया है वो हम बाद में देख लेते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, हम सोलर पैनल से एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं। अब ये जहाँ पे स्टोर होती हैं उसकी एक फर्दर कैपेसिटी है बैटरीज़ की, जैसे ये बैटरी है। बट मान के चलिए हमेशा तो एक सा मौसम नहीं रहता है, हमें यूज़ ही नहीं है, आज बहुत ज़्यादा धूप निकली है तो रनिंग टाइम में हमारा काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो गई है एनर्जी और एक्स्ट्रा बच गई है, तो ये मान के चलिए ये फुल भरी हुई है बैटरी कंप्लीट, ठीक है। अब हमें अभी यूज़ नहीं है, अब कहीं कंजेस्टेड जगह में, एक छोटी सी कस्बे में या फिर कोई छोटे से टाउन में, वहाँ पे गर्मियों के दिन में अचानक से जो कंजप्शन है वो बहुत पीक कर जाता है बिकॉज ऑफ एसी की वजह से। गर्मियों में मान के चलिए एसी, कूलर, फ्रिज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज हो रहे हैं, तो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कंजप्शन लेवल। तो जो आपने सुना होगा डीपी कहते हैं, डीपी या ट्रांसफार्मर जो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं स्ट्रीट्स में, उन पे ओवरलोड आ जाता है, वो फूक जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कह देते हैं कि वो तो फूक गया। फिर वो अब जाके 24 घंटे के अंदर सही हो जाता है, अदरवाइज़ गाँव में 2-2 महीने तक नहीं आता था, लोग वैसे ही रहते थे गाँव में। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। बिकॉज जैसे मान के चलिए कल के दिन ये ओवर पीक आवर्स में कंजप्शन के कारण इसके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं। तो इन बैटरीज़ को जो एडिशनल एनर्जी रखी हुई है वो जाके वहाँ पे एड कर सकती हैं या हेल्प कर सकती हैं, इस प्रोसेस में असिस्ट कर सकती हैं ड्यूरिंग पीक आवर्स, और इन्हें ट्रैवल करने के लिए ले जाया जा सकता है। ये है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बट इसमें लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए चाहिए फंडिंग, पैसा। तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली में आर्टिकल है वायबिलिटी गैप फंडिंग को, बट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम समझना इंपॉर्टेंट था। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेके कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है कि मान के चलिए अदानी ग्रीन ने कोई बैटरी बनाई, अदानी ग्रीन की बैटरी बनी, अदानी ग्रीन को खर्चा लगा उसमें 100 रुपये एक्चुअल कॉस्ट, पर वो अब सब्सिडाइज्ड रेट पे देनी है उसे कंपनीज़ को या कहीं भी म्यूनिसिपैलिटीज़ को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को। उसने बेची ये चीज़ 60 रुपये की, और जबकि बनाने में उसे लगे 100 रुपये। तो अब उसे डिफरेंस तो आ गया 40 रुपये का। अब वो बिजनेसमैन कभी लॉस तो कराएगा नहीं अपना, तो सरकार से वो वो गैप फंड करेगा जो उसे हुआ है। जैसे 40 रुपये का यहाँ पे हुआ है हाइपोथेटिकली, तो इस 40 रुपये को सरकार पे करेगी, और ज़्यादा ही करेगी क्योंकि उसे फ़ायदा भी चाहिए। 100 तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, तो 50 रुपये या फिर 55 रुपये सरकार पे करेगी। ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आप समझ चुके हो। तो आप आर्टिकल में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस थोड़ी 2-3 टाइप की बैटरीज बता रखी हैं कि एक फ्लो बैटरीज होती हैं जिसमें पेयर होते हैं इलेक्ट्रोड्स के, और एक होती है नॉन फ्लो बैटरीज।
नॉन फ्लो बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स के प्लेट्स के पेयर होते हैं, और जो फ्लो बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन एक कैथोड एनोड वाले ट्यूब से जाके वैसे, तो उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो नॉन फ्लो बैटरीज में लीड एसिड बैटरीज आती हैं, लेड एसिड बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, सोडियम सल्फर बैटरीज, और फ्लो बैटरीज में आती हैं रेडॉक्स फ्लो बैटरी और हाइब्रिड फ्लो बैटरी। तो ये चीज़ सिर्फ याद रखने की है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं पढ़ाने के लिए। और बाकी आप समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग की क्यों ज़रूरत है, इकोनॉमिक है, चैलेंजेस क्या है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, लिथियम जो जम्मू कश्मीर में मिला है उसकी इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही है, बिकॉज है बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोरोना के टाइम में देखो आप, लोग कार्स बुक कर रहे थे, उनकी कार्स इतनी लेट आ रही थी 4-4 महीने में, बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शंस, पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, यही सब चीज़ें हैं, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। अब आर्टिकल है गल्फ ऑफ खंबात में वेनेडियम मिला है। वेनेडियम एक्चुअली में क्रिटिकल मिनरल है। अब आप मुझे ये बताओगे कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट है या नहीं इन कमेंट सेक्शन। और वेनेडियम क्रिटिकल मिनरल है, ये तो आपको पता चल गया। एक्चुअली ये मिलता है टाइटेनो मैग्नेटाइट ओर में, और उसी के साथ मिलता है मोस्टली 88% ऑफ द वर्ल्ड में, और ये मिला है गल्फ ऑफ खंबात में, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में मिला है लिथियम। तो ये मिला है, और ये एक ट्रांजिशन मेटल है। एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशन लाता है, इस वजह से इसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और ये अर्थ की क्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और ये वन ऑफ द 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो गवर्नमेंट इंडिया ने फाइंड किए हैं उनमें से। तो आपको याद रखना है टाइटेनो मैग्नेटाइट और गल्फ ऑफ खंबात में मिला है, और क्रिटिकल मिनरल है, वन ऑफ द 30, और ये फ्री एलिमेंट है, मिलता है नेचर में, और सिल्वरी ग्रे कलर का है, ये याद रखिएगा। और आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट है या नहीं। इट इज़ वेरी डक्टाइल, वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और थिन शीट्स में भी यूज़ किया जा सकता है एज अ। और सबसे ज़्यादा वेनेडियम मिलता है ब्राज़ील में, ये याद रखिए। और चाइना के पास सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, और चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है 2022। एनर्जी स्टोरेज के लिए बहुत काम करता है। रेडॉक्स फ्लो जो भी हमने पढ़ा है, रेडॉक्स फ्लो नॉन फ्लो बैटरीज हैं या फ्लो बैटरीज हैं, ये आप बताएंगे। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो सकता है, कैटलिस्ट का काम कर सकता है केमिकल्स और प्लास्टिक्स बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ हो सकता है। आगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानने वाले हैं। और मेडिसिन में यूज़ हो सकता है प्री डायबिटीज़ सिम्टम्स को लेके। तो 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी ऑक्सीडेशन की, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये क्रिटिकल मिनरल है, और गल्फ ऑफ खंबात में मिला है, टाइटेनो मैग्नेटाइट ओर है इसकी, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वाई क्रोमोसोम को लेके। टेलोमियर टू टेलोमियर प्रोजेक्ट था, ये एक्चुअली में पूरा जेनोम प्रोजेक्ट है। जीन और जेनोम में मैंने आपको पहले भी समझाया है व्हाट इज़ जीन एंड व्हाट इज़ जेनोम। जेनोम एक्चुअली पूरा पार्ट है, मान के चलिए ये है डीएनए, ये जेनोम कहलाएगा। ये स्पेसिफिक पोर्शन जो स्किन कलर के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए कहलाता है, इसे कहते हैं कि ये जीन है। जीन इज़ अ स्पेसिफिक पोर्शन और जेनोम इज़ पूरा सीक्वेंस। तो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट इंडिया का है, ये टेलोमियर टू टेलोमियर प्रोजेक्ट है। एक्चुअली जब जैसे ये बहुत ज़्यादा लंबे डबल हीलिक्स मॉडल में रहता है, और ये बहुत लंबा होता है डीएनए, तो जब ये कंडेंस हो जाता है ना, तो ये जाके क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। यानी कि डीएनए इज़ कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये देख लो ना, अब यहाँ से टेल की तरह दिख रहा है, तो ये अंदर जाके ये सिकड़ता ही जा रहा है, और अंदर जाके ये यहाँ पे क्रोमोसोम बन गया। तो टेलोमियर टू टेलोमियर प्रोजेक्ट क्यों सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। टेलोमियर टू टेलोमियर प्रोजेक्ट ये इस वजह से कहलाता है
बिकॉज ये जो पोर्शन है ना नीचे का, लाइक टेल्स जो येलो येलो है, इसे टेलोमियर कहते हैं। इसका काम है कि एज टू एज पूरा उन्होंने सीक्वेंस किया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है टेलोमियर टू टेलोमियर। तो यहाँ पे जो वाई क्रोमोज़ोम है वो सीक्वेंस हो गया है, उस वजह से ये आर्टिकल आया है। तो वाई क्रोमोज़ोम क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे आप जानते होंगे कि फीमेल्स में XX क्रोमोज़ोम होता है, मेल्स में XY क्रोमोज़ोम होता है। जस्ट तो वाई क्रोमोज़ोम किस लिए होता है, फॉर जेंडर डेफिनेशन, मतलब जेंडर डिसाइड होता है बिकॉज ऑफ मेल X और वाई क्रोमोज़ोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो वाई क्रोमोज़ोम का लॉस होने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैंसर होने के चांसेस होते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस होते हैं। एक्चुअली में 22 बेस पेयर्स होते हैं क्रोमोज़ोम के। तो वाई क्रोमोज़ोम का क्या काम है, वाई क्रोमोज़ोम हमेशा स्पर्म्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एक्स क्रोमोज़ोम एग्स और स्पर्म यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए कंट्रीब्यूट करता है। सो एक्चुअली में वाई क्रोमोज़ोम को मेल डिटरमाइनिंग क्रोमोज़ोम कहा जाता है बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए, ये लिखा हुआ है इसमें। वाई क्रोमोज़ोम इज पास डाउन फ्रॉम मेल पेरेंट टू द मेल ऑफस्प्रिंग। तो ये टेलोमियर टू टेलोमियर प्रोजेक्ट था। जीन डेराइव टेक्नोलॉजी, एक्चुअली में क्या है कि मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनकी जीन्स में ऐसे अल्टरेशंस किए जा रहे हैं कि उनकी प्रोजेनी आगे ना बढ़े, टू अ सर्टेन एक्सटेंट उन्हें ब्रैकेट कर लिया जाए। तो ये जीन डेराइव टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटी जेनेटिकली मैनिपुलेट कर देते हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटोज़ की। तो जीन डेराइव टेक्नोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक दैट मॉडिफाइज जीन्स टू अल्टर टिपिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं कि ट्रेट्स कैसे पास हो रहे हैं एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में। ये जीन डेराइव टेक्नोलॉजी की कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है, वो की है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी की वजह से। क्रिस्पर कैस9 क्या है कि क्रिस्पर कैस9 इज़ लाइक सिजर और फेविस्टिक। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पैलिंड्रोमिक रिपीट्स आपको याद होगा, मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था। तो डीएनए में जो अंदर रहते हैं एंजाइम्स वो कैसे होते हैं, ATGC, फिर ए और टी अपोजिट में होते हैं, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ जी आएगा। तो ये एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। पैलिंड्रोम कैसे बन जाएगा, मान के चलिए एक शब्द है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि दोनों तरफ से आप उसे पढ़ोगे वो एक ही जैसा पढ़ने में आएगा, जैसे मल या लम। अब आप यहाँ से पढ़ लो मल या लम, या फिर दूसरी तरफ से पढ़ लो मलयालम, आपको सेम ही पढ़ने में आएगा। तो उसे कहते हैं पैलिंड्रोम। तो इनका भी यही, इसी वजह से इसका नाम है शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इसमें क्या होता है कि आप एक सर्टेन मॉलिक्यूल को फाइंड करने के बाद ये सर्च करता है क्रिस्पर, और सर्च करने के बाद फिर उसमें Cas9 एंजाइम से मॉलिक्यूलर सिजर कहलाती है, ये कैंची की तरह है, ये कट लगा देती है फॉर सर्टेन जीन को अल्टर करने के लिए। तो इस वजह से इसे मॉलिक्यूलर सिजर्स कहा जाता है, जेनेटिक सिजर्स। तो ये यूज़ हो रहा है फॉर मेंडेलियन इनहेरिटेंस को रोकने के लिए मॉस्किटोज़ में थ्रू जीन डेराइव टेक्नोलॉजी। ये हो गया।
अगला है टाटा स्टील ने और TUTR हाइपरलूप के लिए मेमोरेंडम साइन किया है। हाइपरलूप क्या है, आपने उसमें सुना होगा, एक वैक्यूम ट्यूब की तरह है टू अ लॉन्ग डिस्टेंस अंडरग्राउंड, जो एलॉन मस्क ने इसका कंसेप्ट दिया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें इंसान ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी ट्रैफिक और बहुत हाइपर स्पीड में, कि आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस विद इन 3-5 ऐसे 4-5-10 मिनट के अंदर कर सकते हो। ये स्पीड लिखी हुई है एट ओवर 700 माइल्स पर आवर। 1 माइल अराउंड 1.5 किलोमीटर होता है, तो 1.5 किलोमीटर के स्पीड से उसमें बता रहे हैं, तो अराउंड 1000 किलोमीटर आप 1 घंटे में कर सकते हो, ये कहना चाह। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ट्यूब जिसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है जैसे ये, फिर उसके बाद कोच, एक प्रेशर के लिए सब्सटेंशियली फ्री रेजिस्टेंस एक पॉड चाहिए, फिर उसके बाद एक टर्मिनल चाहिए जहाँ से लोग बोर्ड करेंगे और एग्जिट करेंगे। तो ये हाइपरलूप को लेके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, तो वो था। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और ये चीज़ भी आपको भी मैं समझा देता हूँ, जस्ट सेकेंड। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हम, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई प्रॉमिस यू कि इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, इंडियन भी और क्या है पूरी राम कथा वो सब। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एटम में। तो जैसे मान के चलिए यूरेनियम का है 235 और एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 235, तो U235 और ये है 92 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, तो वो बैलेंस कर देते हैं, जो कि है नेगेटिव चार्ज। तो 92 प्रोटॉन्स हैं तो 92 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब बाकी ये जो 235 है, ये क्या है, ये है मास नंबर जो ऊपर लिखा जाता है। मास नंबर में क्या होता है, मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के बनता है मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 हैं, उनमें से माइनस कर लो 235 में से 92, तो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या है कि एटम की न्यूक्लियस में कोई रिएक्शन होगा, उसके थ्रू एनर्जी जनरेट होगी, उसे कह देंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, और एक होती है फ्यूज़न यानी 2 चीज़ों का जुड़ जाना। तो फिशन और फ्यूजन जो अभी हम यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में, वो है फिशन। उसमें न्यूक्लियस ब्रेक होता है न्यूट्रॉन, तब जाके वो एनर्जी जनरेट होती है, वो भी एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिशन में कैसे एनर्जी जनरेट होगी। न्यूक्लियर फिशन में एक्चुअली मान के चलिए यूरेनियम का ये एटम है 235, ये खुद इतना अनस्टेबल है 235। आप खुद सोचो 92 प्रोटॉन्स हैं, बाकी बचे हुए न्यूट्रॉन्स हैं, वो सब इसमें बिल्कुल क्लस्टर्ड हैं। यहाँ से बाहर से हमने एक न्यूट्रॉन आके इसमें स्ट्राइक कर दिया, घाल दिया, तो वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है टूटने का। तो जो बाकी न्यूट्रॉन्स हैं वो भी अलग अलग न्यूक्लियस से टूट के अलग अलग जाते हैं। जैसे मान के चलिए इससे टूटे दो बन गए, अब 2 बन गए 235 के, फिर वो जाके घले तो उनसे 2 बन गए, फिर हम 2 हमारे 2, फिर उनके 2, फिर उनके 2, तो मान के चलिए ये 2 हो गए। अब जो ये 2 बने, इनसे 2 नहीं होते हैं, 3 का बनता है एक्चुअली में, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये 2 हो गए, तो ये चीज़ रुकती नहीं है न्यूक्लियर फिशन में, इसलिए इसे कंट्रोल करना पड़ता है। अगर रुकी नहीं तो वो बॉम्ब बन जाएगा, जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, और जिसे कंट्रोल कर लिया उससे हम बना लेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। बस ये फ़र्क है बॉम्ब में और रिएक्टर में।
बॉम्ब में कंट्रोल नहीं होता है, हम चाहते हैं वो चेन रिएक्शन चलता जाए, उसका कोई स्टॉप ना हो, लोग मरते जाए, और रिएक्टर का काम है उसे रोक लेना। ये जो चेन रिएक्शन हो रहा है ना ये लगातार, इसे हम सर्टेन नंबर पे आके रोक लेंगे कि मुझे सिर्फ 2 ब्रेक करने हैं एटम्स, ना कि मुझे चेन रिएक्शन चाहिए। उसके लिए कैसे वो रुकता है, उसी के लिए बनाया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। वो देख लेते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके। फ्यूजन में क्या होता है कि 2 न्यूक्लियस जाके फ्यूज़ हो जाते हैं, बट ये एक इतने हाई टेम्परेचर पे होता है, मतलब ये स्टार के अंदर होता है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो वो चीज़ हम अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम वो टेम्परेचर ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ द इशू। और न्यूक्लियर फिजन का क्या फ़ायदा है? किसी ने रॉकेट बॉयज़ देखी हो अगर वेब सीरीज, तो आपने देखा होगा कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास जाके होमीजी भाभा, आवर फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो एक रिंग के बॉक्स में एक छोटा सा दिखाते हैं एलिमेंट, दैट इज़ यूरेनियम। तो वो कहते हैं कि भाई जितना ट्रक भर के कोयले से आप एनर्जी बनाओगे वो इतने सा इस पत्थर से बन जाएगी। ये सच्चाई है। 1 ग्राम यूरेनियम न्यूक्लियर पार्टिकल से 10,000 किलो 10,000 किलो जितनी एनर्जी जनरेट की जा सकती है, जितनी 10,000 किलो कोल में होती है। ये है इसका फ़ायदा। अब ये देख लेते हैं कि बनता कैसे है और कैसे इसका यूज। एक्चुअली में यूरेनियम इसका रॉ मटेरियल है। यूरेनियम 235 लगता है इसमें, जो कि फीजिबल है, यानी कि जो टूट सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। पर न्यूक्लियर 235 जितना एबेंडेंट है दुनिया में, वो है सिर्फ 0.7%। बाकी कौन सा है यूरेनियम? 238 99.3% दुनिया में यूरेनियम 238 है। अब इस 238 को हमें चेंज करना पड़ेगा 235 में, तब जाके हम यूज़ कर पाएंगे ये इन न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन। तो उसको प्रोसेस में जो मेहनत लगती है वो है एक इशू वाली बात, तो जिस वजह से चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये चीज़ कैसे चेंज होगी वो हम देखते हैं। उसे एनरिचमेंट कहते हैं ना, जैसे पोर्शन को कि ईरान इनरिच कर रहा है यूरेनियम को, वो यही है। वो 238 को 235 में कन्वर्ट कर रहा है इनरिच करके, और फिर सर्टेन परसेंटेज पे आके वो चीज़ फिर वो वॉरफेयर में वेपन्स बना पाएंगे और बाकी चीज़ें। एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें चाहिए रहती है 3% यूरेनियम इनरिचमेंट लाइट रिएक्टर्स में। फिर हैवी रिएक्टर्स में हमें चाहिए रहती है 15 से 20%। ये 2023 का PYQ है, जिसमें 50-60% दिखा रहा था। और बॉम्ब बनाने के लिए हमें चाहिए रहती है 90% एनरिचमेंट। ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फिशल, ये 238 यूरेनियम को 235 बनाना ही एक इशू का काम है। तो उसके लिए जो अलग अलग रिएक्टर्स लगते हैं, जो इनरिचमेंट होने के बाद जब एनर्जी जनरेट होती है वो कैसे होती है वो देख लेते हैं। ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं, यहाँ पे जब ये फिजन का होता है, जो न्यूक्लियस टूटना, वो जो अभी हमने देखा था न्यूट्रॉन का स्ट्राइक करना, वो यहाँ पे होता है इस पोर्शन में। तो जब एक सर्टेन एक्सटेंट तक हम इसे करवा लेते हैं रिएक्शन को, फिर हमें इन्हें कंट्रोल करना होता है। ये कंट्रोल कैसे होते हैं? अगर कंट्रोल नहीं होंगे तो बॉम्ब बन जाएगा, फट जाएगा। कंट्रोल कैसे होगा? ये कंट्रोल रॉड्स होती हैं, इन्हें नीचे ला दिया जाता है लाइक दिस, और ये वहीं पे सोख लेती हैं उनके एक्स्ट्रा एटम्स के ब्रेक होने को। तो इसे कहते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाना। फिर यहाँ से एनर्जी स्टीम बनती है और जाके नीचे जाती है, फिर ये टरबाइन मूव होता है, इससे एनर्जी जनरेट हो जाती है। ये एंड में एनर्जी जनरेट करवाने के लिए हमें सिर्फ टरबाइन घुमाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे घुमाते हो आप, उससे एनर्जी का कलर डिसाइड हो जाता है। पानी से घुमाओगे हाइड्रो हो जाएगी, टाइडल करोगे ऊपर नीचे होने से टरबाइन घूम रहा है पानी के,
तो ज्वार भाटे से, तो फिर वो टाइडल एनर्जी हो जाएगी। तो एंड में ले दे के घुमाना में टरबाइन ही है, उसी के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर है, इसलिए ये न्यूक्लियर एनर्जी बन जाती है। तो ये चीज़ आप समझ गए। मॉडरेटर का काम, यहाँ पे एक मॉडरेटर होता है, शायद इसमें मेंशन नहीं है। मॉडरेटर क्या काम करता है कि स्पीड और हीट थोड़ी कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत हाई लेवल पे होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। चेरनोबिल में यही हुआ था, ज़्यादा गर्म होने की वजह से ही वो फिर चेरनोबिल इंसिडेंट हो गया था, कैटास्ट्रॉफ। तो वो एक इशू है। अब इंडिया में क्या सीन है इंडिया का, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, इंडिया का 3 फेस न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारे श्री होमी भाभा ने प्लान कर लिया था 1970s में, 60s में, सॉरी, 3 फेस न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, बॉइलिंग वाटर यानी कि पानी के खौलने से, और बस उसमें एक ये इशू होता है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट फेज़ है, ये फर्स्ट फेज़ है, ये सेकंड फेज़ है, ये थर्ड फेज़ है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता है कि पानी के गर्म होने से पानी फिर यहाँ से जाता है इनके थ्रू और यहाँ से भी निकलता है। तो ये एक सबसे बड़ा सेफ्टी का इशू है कि वो यूरेनियम से टच होके आ जाता है, इस वजह से वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। वो वेस्ट डिस्पोजल ही सबसे बड़ा इशू आ जाता है। जैसा फुकुशिमा में अर्थक्वेक आने से ये रिएक्टर टूट गया और वो पूरा रेडियो एक्टिव वाटर मिल गया एनवायरनमेंट में, ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो ये है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। फिर एक ये है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर क्या है, हीलियम का आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है कि जैसे 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे भी 92 एटॉमिक नंबर है, 235 है जो फीजेबल है, जो हमें चाहिए है, और एक 238 है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो हीलियम का एक आइसोटोप है डिटेरियम और एक ट्रीटियम। तो डिटेरियम को यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर, उससे D2O बनता है। जैसे H2O होता है पानी का, वैसे D2O होता है डिटेरियम वाले का, तो उसे कहते हैं हैवी वाटर। तो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है, इसमें मॉडरेटर का काम करता है हैवी वाटर। और इंडिया दुनिया का 1/4 हैवी वाटर बनाने वाला है, इस वजह से हमारे यहाँ पे हैवी वाटर काफ़ी यूज़ होता है। ये दोनों बॉइलिंग वाटर हैवी वाटर मिला के फर्स्ट फेज़ है। फिर सेकंड फेज़ में है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर का मतलब क्या है, इसमें एक्चुअली में 238 जो था, जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट है और हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको ये बनाता है प्लूटोनियम में। प्लूटोनियम में कन्वर्ट करके फिर हम इसे यूज़ कर पाते हैं। तो जितना 238 इसमें एनर्जी यूज़ होती है, उससे कहीं ज़्यादा प्लूटोनियम बन के इससे निकलता है। इस वजह से इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और इसमें कोई मॉडरेटर का यूज़ नहीं होता जैसे इसमें हैवी वाटर होता था। तो ये सेकंड फेज़ है। तीसरा है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें थोरियम का यूज़ होता है। थोरियम क्या है, थोरियम खुद फीजिबल नहीं है, बट थोरियम को फीजिबल बनाया जाता है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू यूरेनियम 233, जो कि फीजिबल है। ये चीज़ है इसमें थोरियम। इसी वजह से 2022 का जो प्री का क्वेश्चन है एक, कि मोनोजाइट सैंड पाई जाती है जो थोरियम का एक सोर्स है पूरे ऑल ओवर कोस्टल एरियाज़ इन इंडिया, वो इसी से बन के आया था। तो थोरियम का इसी वजह से, और इंडिया में थोरियम बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं बनाने की, अब जाके आई है और ये थर्ड फेज़ में है। तो जब हम थोरियम को यूटिलाइज़ कर पाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे न्यूक्लियर पावर जनरेट कर पाएंगे। तो इसमें हैवी वाटर का मॉडरेटर का काम होता है और स्टीम कूलेंट की तरह काम करती है। तो ये तीनों फेजेस हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो भी फर्स्ट फेज़ ही में चल रहा है। हमारे मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। सिर्फ 2 हैं अभी जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि सेकंड फेज़ में आए हैं। एक है कलपक्कम तमिलनाडु, और एक जो अभी हमने पढ़ा जिसका नाम है काकरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये भी
अभी डेवलप हुआ है सबसे बड़ा इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, ये तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर है। जो कलपक्कम तमिलनाडु में ये फर्स्ट फेज़ है, कलपक्कम तमिलनाडु में, वो इंडिया में सिर्फ इकलौता है जो सेकंड फेज़ में आ चुका है। इन तीनों फेजेस को होने में 40 से 50 साल लग जाते हैं। इस वजह से अभी हमें 20 साल और लगेंगे थर्ड फेज़ में आने में। तो ये इस चीज़ के बारे में है। तो ये जो काकरा पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर इंडिजिनसली सबसे बड़ा डेवलप हुआ है, ये इसी के बारे में था। ये गुजरात में है, काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें हैवी वाटर मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है, ये नीचे मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो आप ना जानते हो। सो आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग एंड आईसीटी सेक्टर्स। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईसीटी के लिए कहा है। इंडस्ट्री 4.0 इम्पोर्टेंट, कुछ इतना खास नहीं है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना एक्सपेंडिचर करते हैं वो देख लेते हैं। 0.7% करते हैं। बाकी जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं वो 1.5 से 3% ऑफ देयर जीडीपी करते हैं यूटिलाइज। हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40th रैंक थी, जो 2021 में 46 से आगे बढ़ के आई है, तो वो एक अच्छी बात है। आगे ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनी रखी है और इसमें चैनल पे भी है। मैंने पिछले मंथ वाली मैगज़ीन में भी कवर किया था। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ह्यूमन बॉडी से एक एंटीबॉडी निकाल के उसी को क्लोन करके बना दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बी सेल, जो हमारे एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल्स होते हैं उनके मिमिक करके। इसी वजह से इन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि ये एक बी सेल के स्ट्रक्चर पर बनी हुई हैं। और इन्हीं की जस्ट अपोजिट होती हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि अलग अलग बी सेल्स के बेसिस पे बनाई जाती है, मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये है। तो निपा वायरस, जो कि एक जूनोटिक वायरस है, ये केरला में था इसका केस काफ़ी पहले, और ऑस्ट्रेलिया से हमने एंटीबॉडी मंगाई है मोनोक्लोनल, तो उसके बारे में है। हाइपरटेंशन रिपोर्ट, फर्स्ट एवर हाइपरटेंशन रिपोर्ट है WHO की। तो इंडिया में 31% ऑफ पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन है, तो ये एक नॉर्मल केस है। गुजरात डिक्लेरेशन, ये याद रखिएगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर है। दूसरा है स्क्रब थाइपस डिजीज़, ये बाइट्स की वजह से होता है, लार्वल माइट्स के। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, फीवर होता है इसमें, और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी है इसका चलन। एक्चुअली में RNA को स्टडी किया है तस्मानियन टाइगर के। एक्चुअली ये डॉग की तरह दिखने वाला टाइगर होता है, पर ये वैसा कुछ टाइगर नहीं है जो हम बंगाल टाइगर देखते हैं उतना बड़ा। ये एक मार्सूपियल है, मार्सूपियल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 2023 में, तो ये याद रखिएगा। कार्निवोरस है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें RNA से हम काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। डॉली द शीप, जिन्होंने डॉली द शीप को बनाया था, ये एक्चुअली में फर्स्ट क्लोन बनाया गया था किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके ऊपर है। तो सर इयान विल्मट ने ये बनाई थी, और वो पास, तो उनके बारे में न्यूज़ है, तो इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक्चुअली क्या है, वो 2 टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। बॉडी में होते हैं 2 टाइप के सेल्स, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो आपकी आउटर बॉडी में होते हैं मोस्टली। एक होते हैं जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स कौन से होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म्स, गैमीट्स, ये सब जर्म लाइन सेल्स हैं। और सोमैटिक सेल्स होते हैं जैसे आपकी नेक की टिश्यूज़, आपके गाल के टिश्यूज़, ये। तो ऐसे ही एक शीप की सोमैटिक सेल्स लिए थे, और उसको इन विट्रो, मतलब लैब में जाके क्लोन किया था, और एक ऑफस्प्रिंग बनाया था एक शीप का,
उसका नाम रखा था डॉली द शीप, क्योंकि आपके गले की स्किन के टिश्यू से अगर कोई बनाता है ऑफस्प्रिंग तो वो बिल्कुल आपकी तरह ही होगा, क्योंकि आपकी आउटर स्किन से सब कुछ लिया गया है, एज इट इज़ जाएगा, तो वो उस वजह से सेम दिखने में बनी थी। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें 99.99% डीएनए बिल्कुल सेम था डोनर सेल के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये डॉली द शीप आप याद रखिएगा। ये यूनिवर्स एक्सपेंशन डिस्प्यूट है। तो कंपेयरिंग ब्राइटनेस ऑफ सुपरनोवा, ये अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, कुछ नया वे बताया है इसके यूनिवर्स के एक्सपेंड होने पे। एक्चुअली में हम हबल कांस्टेंट के थ्रू डेफिनेशन से पता लगाते हैं कि न्यू यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड में, तो उसको लेके डेफिनेशन आई है। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज ऑफ कफ एंड कोल्ड थोड़ा सा इशू हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन हमने टेस्ट कर लिया है फॉर गगनयान। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? क्रायो मतलब एट वेरी लो डिग्री ऑफ टेम्परेचर। इस इंजन को, इसका जो फ्यूल है उसे रखा जाएगा बिल्कुल लो डिग्री पे, और इसका फ़ायदा क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो यूनिफॉर्मली बर्न होगा। क्योंकि सॉलिड जो होता है वो आप कहीं से भी जलाओ तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ के कारण वहीं पे पूरी तरह यूनिफॉर्मली जल नहीं पाता है, वो चीज़ क्रायोजेनिक में नहीं होती। तो GSLV में ये यूज़ होने वाला है फॉर मिशन गगनयान। ये बेनू से ओसाइरस रेक्स लाया था, ये हमने अक्टूबर की मैगज़ीन में कर लिया है कवर, सो कुछ इतना खास नहीं है इसमें। स्लिम एंड XRISM, ये जापान का एक्सप्लोरेशन है जो लूनार सरफेस पे गया है ऑफ मून, तो उसके बारे में है। तो ये याद रखिएगा कि स्लिम जैक्सा की तरफ से है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और मॉक्सी करके नासा का एक रोवर है, परसिवियरेंस रोवर। मॉक्सी यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये ऑक्सीजन ढूंढेगा मार्स में, उसके बारे में है। जूनो मिशन, ये जुपिटर के पास से निकलने वाला मिशन है नासा का, ये भी याद रखिएगा। एक एक्सोप्लैनेट मिला है जिसका नाम है K2-18b एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? जो हमारे सन के बाहर दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं आउट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, उसे कहते हैं एक्सोप्लैनेट एग्जिट, इससे याद रखिएगा। मैग्नेटोस्फेयर सबस्टॉर्म के बारे में, मैग्नेटोस्फेयर सबस्टॉर्म क्या होता है? ये एक पोर्शन है एनर्जी का जिसमें सोलार विंड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे अर्थ ये है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो हर 10-12 साल में रिवर्स हो जाती है, ऐसे ही सोलार फ्लेयर्स जो सन से आती हैं उनके बीच में रिपल होने की वजह से ये ऐसे इशू आ जाते हैं। तो ये मैग्नेटोस्फेयर स्टॉर्म है, उसी के बारे में। अगला है सुपर ब्लू मून के बारे में, कि सुपर ब्लू मून किसे कहा जाता है? सुपर ब्लू मून एक्चुअली 3 लूनार इंसिडेंट्स को लेके बनाया गया है। एक है फुल मून, फिर सुपर मून और फिर ब्लू मून। ब्लू मून किसे कहते हैं? कि दूसरा फुल मून आ जाए अगर एक ही महीने के अंदर तो उसे ब्लू मून कहते हैं, क्योंकि जो फुल मून है वो एक्चुअली में महीने में सिर्फ एक ही बार होता है, और 4 फुल मून अगर हो जाएं तो तीसरे फुल मून को एक ही महीने एक सीज़न में ब्लू मून कहा जाता है। और सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून कहते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्थ के पास से निकल रहा हो और साथ में फुल मून भी हो, तो उसे सुपर मून कहते हैं। ये था आर्टिकल, आई होप कि ये हेल्पफुल रही होगी। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। इंडिजीनियस सबसे बड़ा है गुजरात में, करका पर, तो वो काकरा पर। सो
थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। थोड़ी सी लंबी लेक्चर हो गया है बट कंप्लीट हो गई है सितंबर, अब हम अगस्त करेंगे एंड ऐसे ही करके जल्दी कंप्लीट हो जाएगा विद इन दिस मंथ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप वर्किंग हार्ड, एवरीथिंग वुड बी फाइन। सब साथ में मिलके हम सब बढ़िया कर लेंगे। थैंक यू।